So guys, welcome once again to our channel, and today I am going to discuss about the history portion of class 10th, the first chapter of our history, the rise of nationalism in Europe. So let's begin with the starting. So the first thing is in 1848, the Frederic Souriau, he was a French artist. He prepared a series of 4 prints visualizing his dream that the democratic and social republic. तो जो फ्रेडरिक सूरियो है 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स की सीरीज को प्रिपेयर किया था जिसमें कि उनका मकसद जो था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज दैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, either the man and the woman of all ages and social classes, marching in a long train offering homage to the Statue of Liberty as passed by it. It means that the people of all the European peoples and the American peoples moved towards the Statue of Liberty. The people who were marching near the Statue of Liberty, they all belong to the different classes. अलग अलग क्लास के लोग थे, अलग अलग जगहों के लोग थे, और वो सिर्फ एक राष्ट्र के निर्माण की कल्पना नहीं, चाहत रखते थे. तो वो ये चाहते थे कि कंट्री बेस हो उनका. तो ये जो आइडिया है आपका फ्रेडरिक सूरियो का, it is just totally depend on the utopian vision, and that means it is too ideal that at that time it is unlikely to actually exist. ये बहुत तरीके से आइडियल तो था, लेकिन उस टाइम पीरियड में उसको स्थापित करना या उस चीज को लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. एंड इन द print that we are seeing in our book, that America and Switzerland already became a nation. तो अब जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं एक नेशन स्टेट में. तो जब हम इमेज देखेंगे तो जो हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इधर है, जस्ट आई एम मार्किंग हियर, उधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर ऐसा मार्क कर देता हूँ इस साइड में, ठीक है. जैसे कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है हमारा, इसके सामने फ्रेंच है, फ्रांस के लोग हैं, और जब हम देखेंगे तो इस साइड में बहुत ही स्मॉल में यूएसए और स्विट्जरलैंड दोनों दिखाई देंगे. हम लोग उन दोनों के फ्लैग्स दिखाई देंगे काफी दूर से इस जगह पे. तो आप ध्यान से देखिएगा, जो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी बिकेम अ नेशन स्टेट, ऑलरेडी बन चुके हैं. जो फ्रांस है कैरिंग द ट्राइकलर फ्लैग, द कलर ऑफ द फ्लैग इज ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, एंड इट इज फॉलोड बाय द जर्मनी. अब एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फ्रांस के फ्लैग का कलर क्या था, तो देन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन अबाउट ब्लैक, रेड एंड गोल्ड. वन मोर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम दैट, द व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द फ्रेडरिक सूरियो. तो फ्रेडरिक सूरियो का जो ड्रीम था वो हमारा क्या था आपका, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है. और ये प्रिंट कब विजुलाइज हुई थी, तो भैया उन्होंने ये प्रिंट जो थी वो 1848 में विजुलाइज करी थी. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने भी रखते हैं. तो हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज को भी ध्यान रखेंगे दैट आई एम क्लियरिंग अबाउट द टॉपिक एंड फाइंड आउट द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन मेड फॉर द 1 मार्क्स एंड व्हिच इज कह सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे. नाउ द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट अ यूनाइटेड नेशन. यानी कि जब फ्रेडरिक सोरियो ने इस इमेज को क्रिएट किया था उस टाइम पीरियड तक जर्मन के जो लोग थे या जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट में नहीं डेवलप था. यानी कि वो, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया भी आज़ादी से पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, ऐसे ही जर्मनी की भी कंडीशंस थी. Then the flag carried by German is an expression of liberals in 1848. जो जर्मनी का जो झंडा उसमें दिखाया गया, फ्लैग दिखाया गया, it was the idea of the liberals. वहाँ पे जो लिबरल्स थे उस टाइम पीरियड में जर्मनी में, उन्होंने वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन, अपने एक राष्ट्र बनाने के लिए. तो इसमें और भी चीजें हैं कि एक और इमेज के थोड़ा टॉप पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे अ मैन इज कैरिंग विद चार्टर लेके खड़ा है, एंड उसके आसपास लोग जो हैं
वो लेटे हुए हैं, क्योंकि बिकॉज दे वर शैटर्ड मीन्स वो लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं। जो वहाँ पे उस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी या मोनार्चिकल सिस्टम चल रहा था, उन्हें कुछ नया चाहिए था अपनी आज़ादी के बारे में लेके। तो उन्हें एक पीस भी चाहिए था, लिबरलिटी भी चाहिए थी, इक्वलिटी भी चाहिए थी सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे इमेज में शो किया गया है। तो अब इसके बाद ये तो हमारा पूरा फुल अबाउट हो गया था फ्रेडरिक सूरियो। और जो हमारा जो नेक्स्ट है दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे जो आइडिया था नेशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द idea of the nation. So when the people of France, they were suffering from their monarchical system, or they suffering from their king, so they start protest. तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो they starting the protest against their king. When they got the success, so they introduced some things that has to be changed in the France. तो उस टाइम पीरियड में फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए, what changes they brought by the fighters, or we call them the liberals. तो उसमें जो कुछ मूवमेंट्स हुए थे, जो चीज़ें चेंजेस हुई थी फ्रांस में, वो कौन कौन सी थी? तो लेट्स वी स्टार्ट हियर। द फर्स्ट वन इज दैट the idea of law patrie and les citoyen emphasizes the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यानी कि जो सोच थी, जो आइडिया था लॉ पैट्री का, जैसे कि जो द फादरलैंड और जो वहाँ के सिटीजन के थे, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। दैट मीन्स एम्फेसिस, यानी कि ध्यान देना, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया गया किसी एक चीज पे, जैसे कि वहाँ की जो डिफरेंट कम्युनिटी थी, नाउ इट बिकेम्स अ यूनाइटेड एंड दे श्योर अबाउट दे ऑल एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उनका जो संविधान है उसके अनुरूप वो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो एक तरीके से इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हो। सारी जो कम्युनिटी है, सब लोग, उन लोगों की बात हो रही है जिन पे पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए भी एक उन्होंने अपने संविधान के थ्रू उन लोगों को एक तरीके से कह सकते हो समेटने की कोशिश करी कि एक यूनिटी में रहें, एक देश में रहें। तो आफ्टर दैट दूसरी चीज़ क्या गई थी, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग that was tricolor was chosen and they replaced the former royal standard। यानी कि जो राजा का झंडा था पहले, उसको हटा के उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज अ ट्राई कलर, वो फ्लैग जो था वो ट्राई कलर का था। थर्ड उन्होंने क्या किया था, द स्टेट जनरल was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly। यानी कि वहां पे जो स्टेट जनरल्स के जो इलेक्शन होते थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए, द एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन से थे, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, दोज पीपल हु वर गिविंग द टैक्सेस एज पर द 2 days wages। So and they also renamed their National Assembly। तो एक तो ये चेंज किया था। तो 3 चेंज तो हम लोग को ध्यान रखना है। जो आइडिया ऑफ लॉ पैट्री था ना, जो विशेष वर्ग के लोग और जो सामान्य सिटीजन थे, तो इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस था उनको हटाने के लिए उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें ये चीज रखी गई कि सबको बराबर के अधिकार दिए जाएं, जिससे कि सारी कम्युनिटी क्या हो, यूनाइटेड रहे। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या था कि उन्होंने जो पहले राजशाही राजाओं का जो झंडा था उसको रिप्लेस करके, रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके एक नया झंडा था, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच वाज ट्राइकलर एंड इट वाज चोजन। नेक्स्ट क्या था, आपका जो स्टेट जनरल थे, है ना, इट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। आफ्टर दैट न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। यानी कि जितने भी नई हाइम्स हो आपकी, ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय गीत हो आपके, शपथ हो, है ना,
जितने लोगों ने शहादत दी है वो सब किसके नाम होंगे? अब वो सारी जो थी वो सब नाम होगी एक देश के, यानी कि फ्रांस के नाम पे होगी, कोई पर्टिकुलर रीजन के नाम पे नहीं होगी। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम which was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its टेरिटरी, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। एंड दे ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग द यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि कानून जो है, जो लॉज है वो सबके लिए इक्वल ही रहेंगे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो एक इन्होंने ये चेंजेस किया, ठीक है, फिफ्थ वाला। अब जो सिक्स्थ है हमारा, वो क्या कहता है कि जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज एडॉप्टेड, यानी कि जितने भी पहले इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो राजा लोग लगाते थे, जितने भी टैक्सेस या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, वो सब क्या हुआ, टोटली एबॉलिश कर दिया। उस टाइम पीरियड में फ्रांस में क्या था, आपका जो अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता था, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। तो उसको जो यूनिफॉर्म वेट्स को उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो वेट्स हैं उनको भी यूनिफॉर्म किया जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम को लेके आए, ठीक है। अब जो सिक्स्थ सेवंथ है हम लोगों का, जो इसमें लिखा नहीं है मैंने, उसको भी ध्यान रखिएगा। और रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि जो लोकल स्तर पे जो भाषाएं बोली जाती थी या जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसको खत्म किया गया, क्योंकि हर एक रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज से जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो हर जगह बोली जाएगी और लिखी भी जाएगी, और फ्रेंच जो थी वहाँ की अब कॉमन लैंग्वेज हो गई। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नाउ अब एक और चीज सोचने वाली बात है कि जब भी कोई कुछ नया न्यूज या फिर कोई भी इवेंट जो फ्रांस में हुआ है वो कहीं ना कहीं दूसरे शहरों में पहुंचेगा, यानी कि जैसे कि पूरी कंट्री में पता चल गया, यानी फ्रांस के आसपास के लोगों को कि ये फ्रांस के लोगों ने तो अपना एक देश स्थापित कर लिया। द कॉमन पीपल ऑफ द फ्रांस वर नाउ एंजॉयिंग मोर प्रिविलेजेस देन द प्रीवियस वन, पिछले से अब काफ़ी अच्छे ये लोग तरीके से रह रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी इस तरीके से रहें। तो लोगों के अंदर देखो, फ्रांस क्या था उस टाइम पे, डेवलप करने लगा। तो जो फ्रांस के जो नाइबरिंग कंट्रीज थे उन लोगों ने देखा कि वहाँ के लोगों ने भी देखा कि नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं और डेवलप भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमारे देश में भी क्यों ना हो। तो इन सब चीज़ों को अब हम आगे जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इस चीज़ को जानेंगे। और एक और चीज़ है जो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है जब भी मैं रिलीज़ करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। तो जब आप चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक डायरेक्टली विदाउट इन्फॉर्म हो जाएंगी आप लोगों को, और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर चीज़ करिएगा, और कमेंट ज़रूर मेंशन करिए उस आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, मेंशन द कमेंट ऑल्सो, ताकि हम लोग आगे भी बात कर सकें उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।